KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं खेलो इंडिया पर आए एक नए अपडेट के साथ। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 देसी खेलों को शामिल करने को अपनी मंजूरी दे दी है। ये खेल हैं गतका, कलरीपायट्टू, थांग ता और मलखंभ। कलरीपायट्टू एक भारतीय मार्शल आर्ट है जो आधुनिक केरल में उत्पन्न हुआ था और ये पूरे विश्व में खेला जाता है। स्वदेशी खेल मलखंभ एक पारंपरिक खेल है जिसमें एक जिम्नास्ट एरियल योग करता है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय है। गतका पंजाब का हथियार पर परंपरागत मार्शल आर्ट प्रारूप है। आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में भी इसका उपयोग होता है। मणिपुर मार्शल आर्ट थांग ता हाल के दशकों में गुमनामी में बदल गया है, लेकिन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मदद से फिर से राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। अब बात करते हैं लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेस्टिजियस लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड प्रेजेंट किया। पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट के सर्वोच्च डिग्री चीफ कमांडर के साथ प्रस्तुत किया गया, जो केवल राज्य या सरकार के प्रमुख को दिया जाता है। पीएम मोदी को उनके स्टीड फास्ट लीडरशिप और विजन के लिए अवार्ड दिया गया, जिसने ग्लोबल पावर के रूप में भारत के उद्भव को गति दी और ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी लीजन ऑफ मेरिट भेंट किया। पुरस्कार वॉशिंगटन डीसी में उनके संबंधित राजदूतों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च अवार्ड देने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका नवीनतम देश है। इससे पहले साल 2016 में सऊदी अरब द्वारा ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद दिया गया था। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान 2016 में दिया गया था। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड 2018 में दिया गया था। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड सऊदी अरब अमीरात द्वारा 2019 में और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज बाय रशिया 2019 में मिला था। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन बाय मालदीव्स ये 2019 में दिया गया था। डिफेंस से जुड़ी खबर की बात करते हैं। भारतीय नौसेना के लिए सुपर हॉर्नेट की खबर चर्चा में है। यूएस एरोस्पेस दिग्गज बोइंग और यूएस नेवी ने अनाउंस किया है कि FA-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट स्की जंप रैम्प से ऑपरेट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द बोइंग कंपनी, द स्टोबार और शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी टेस्ट प्रोग्राम फॉर FA-18 Super Hornet has been conducted in Maryland, US, and it was carried out jointly by the Boeing and US Navy teams. इसका मतलब है कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए FA-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट सूटेबल है। दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर कंपनी ने FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू जेट का सफल स्की जंप किया। यह अभ्यास भारतीय नौसेना के लिए किया गया। ये टेस्ट अमेरिका के एक नौसेना एयर स्टेशन पेंटुक्सेंट नदी MD में किया गया। इसमें भारतीय नौसेना जो स्टोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी तकनीक इस्तेमाल करती है, उसी के तहत परीक्षण किया गया है। उनके मुताबिक ये स्की जंप का पहला टेस्ट था, जिससे पता चलता है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू जेट भारतीय नौसेना के विमान वाहक युद्धपोतों से ऑपरेट कर सकता है। बोइंग अमेरिकी नौसेना के लिए भी लड़ाकू विमान बनाती है, लेकिन अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत कैटापुल्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बोइंग ने अब भारतीय नौसेना के स्की जंप तकनीक के जरिए अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू जेट का टेस्ट किया है। यह टेस्ट किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर नहीं, बल्कि जमीन पर स्की जंप प्लेटफॉर्म बनाकर किया गया है। अमेरिकी कंपनी भारतीय नौसेना के लिए अपने एडवांस लड़ाकू विमान को बेचने का प्रस्ताव लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना अभी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के लिए रूसी लड़ाकू विमान MiG-29 का इस्तेमाल करती है। भारतीय नौसेना एक स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत कोच्चि शिपयार्ड में जल्द बनकर तैयार होने वाला है। हालांकि इसके 2022 में नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। भारतीय नौसेना ने 2018 में अपने कैरियर्स के लिए 57 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया शुरू की थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020। Electricity Rights of Consumer Rules 2020 notified by the Minister of Power and New and Renewable Energy are kissing. In the new rules, consumers across the country will now have the right to a minimum standard of service for supply of electricity. This will also include the right to round-the-clock electricity supplies, unless stated otherwise for a specific category, such as an agricultural connection. What the rules said? These rules provide for the rights of consumers and obligations of distribution licensees, release of new connection and modification in existing connection, metering arrangements, billing and payment among others. The distribution licensee shall supply 24/7 powers to all consumers. However, the Commission may specify lower hours of supply for some categories of customers like agriculture.
These rules are based on the draft issued in September this year. That merely 100 suggestions were received on the draft and they have been incorporated in the final rules. नए रूल्स के मुताबिक अब मेट्रो सिटीज में अब सिर्फ 7 दिनों में नया कनेक्शन मिलेगा, म्यूनिसिपल एरिया में 15 दिनों में, वहीं ग्रामीण इलाकों में 1 महीने के अंदर नया मीटर देना होगा। पुराने मीटर में बदलाव के लिए भी यही सीमा तय की गई है। बिलिंग और पेमेंट के बारे में कहा गया है कि ग्राहक को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बिल भरने का ऑप्शन मिलना चाहिए। इसके साथ साथ लोगों की मदद के लिए 24 घंटों 7 दिन वाला कॉल सेंटर भी स्थापित करने को कहा गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय वैज्ञानिक को UNDP का प्रथम पुरस्कार मिला है। द इनोवेशन ऑफ प्लांट बेस्ड मॉक एग बाय प्रोफेसर काव्य दशोरा, Center for Rural Development and Technology, IIT Delhi, has secured first prize at Innovate for SDG contest by UNDP, that is United Nations Development Program. Accelerate Lab India Award में $5,000 भी शामिल है। UNDP के अनुसार मॉक एग इनोवेशन SDG की दिशा में प्रगति को तेज करने में मदद करेगा। IIT दिल्ली का दावा है कि मॉक एग डेवलपमेंट डाइट स्पेसिफिक, हेल्थ कॉन्शियस वेजिटेरियन लोगों की प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करता है। ये इनोवेशन SDG 2 और 3 जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को एड्रेस करता है। लोगों के लिए माल न्यूट्रिशन और क्लीन प्रोटीन फूड के लिए लॉन्ग लास्टिंग बैटल को एड्रेस करने के एम के साथ एग, फिश और चिकन के रिसेंबल प्लांट बेस्ड टेक्सचर्ड फूड डेवलप किए गए हैं। मॉक एग को बहुत ही सिंपल फार्म बेस्ड क्रॉप प्रोटीन से डेवलप किया गया है, which not only looks and tastes like egg but is also very close in nutritional profile to a poultry egg. अंडे के अलावा IIT दिल्ली के साइंटिस्ट ने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज करते हुए प्लांट सोर्स से चिकन और फिश के लिए मीट के एनालॉग भी डेवलप किए हैं। The products were tested on various parameters including appearances, taste, bite size, texture, aroma, flavor, shelf life, nutritional profile and customer preference. अब बात करते हैं मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स की। हार्मोनी फाउंडेशन इस साल के मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स को न्यूयॉर्क बेस्ड शेफ विकास खन्ना और होमगार्ड्स डायरेक्टर जनरल IPS ऑफिसर संजय पांडे को प्रदान करेगा। इस साल हार्मोनी फाउंडेशन अवार्ड के पुरस्कार की थीम है सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। अवार्ड सेरेमनी वर्चुअली 27 दिसंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। 2005 में स्थापित पुरस्कार मदर टेरेसा की स्मृति और विरासत का जश्न मनाता है। पुरस्कार पाने वाले लोगों में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी भी शामिल हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं। 21 दिसंबर 2020 को रूस ने इंडो पैसिफिक के लिए भारत के विजन का समर्थन किया, लेकिन साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल गठबंधन या क्वाड की आलोचना करते हुए कहा कि यह क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंक्लूसिव डायलॉग के लिए हानिकारक होगा। पिछले साल ईस्ट एशिया समिट बैंकॉक में पीएम ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी IPOI प्रपोज किया था, जिसका उद्देश्य था मैरीटाइम डोमेन का कंजर्वेशन और इसका सस्टेनेबली यूज, साथ ही एक सेफ और सिक्योर मैरीटाइम डोमेन के लिए मीनिंगफुल एफर्ट्स करना। इंडो पैसिफिक रीजन में 10 नेशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। US, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित क्वाड का उद्देश्य एक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करना है। वहीं रूस इंडो पैसिफिक के लिए यूनिफाइंग एजेंडा पेश करना चाह रहा है, जो रीजन के लिए रशियन विजन, चाइनीज विजन और इंडियन विजन को एक साथ ला सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल की आम बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्जे लावरोव ने भी इंडो पैसिफिक अवधारणा और क्वाड को चीन विरोधी करार दिया था। चीन इन दोनों अवधारणाओं को अपने लिए खतरे के रूप में देखता है, वहीं रूस इसे वॉशिंगटन और पश्चिम द्वारा समर्थित एक प्रयास बताकर इसे बढ़ावा देने के लिए उत्सुक नहीं है। अब ये जानते हैं व्हाट इज IPOI। The Indo-Pacific Ocean Initiative (IPOI) was first suggested by Prime Minister Narendra Modi during the 14th East Asia Summit. It is also part of the Sagar mission to expand and facilitate regional cooperation of India's maritime neighbors. The Indo-Pacific Oceans Initiative's objective is to strengthen maritime boundaries. To this end, partnerships based on the principle of free trade and sustainable use of maritime resources is stressed upon. A partnership between like-minded nations is the core principle of the IPOI. Moving on to the next story, second declaration on WTO's TRIPs. रिसर्च फर्म कर्ट्स इंटरनेशनल ने कहा है कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी को क्राइसिस सिचुएशंस को डील करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पब्लिक हेल्थ पर WTO एग्रीमेंट पर दोहा डिक्लेरेशन के सेकंड वर्जन के लिए दबाव बनाना चाहिए। The WTO, that is World Trade Organization, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights or TRIPS agreement came into effect in January 1995. Facts to remember:
It is a multilateral agreement on intellectual property rights such as copyright, industrial designs, patents, and protection of undisclosed information or trade secrets. It is said that the WTO Doha Declaration on TRIPS and Public Health 2001 was drafted and successfully advocated by the civil society to allow access to low-cost AIDS drugs. कोविड-19 महामारी भी एक अनदर पब्लिक हेल्थ इशू है और इसीलिए पैंडेमिक से निपटने के लिए वैक्सीन, क्यूरेटिव मेडिसिन और डिवाइसेस तक अफोर्डेबल एक्सेस अनिवार्य है। सिद्धार्थ चटर्जी, जानिए क्यों है ये नाम खबरों में। सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र अधिकारी सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कंट्री लेवल पर विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि होते हैं। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए देशों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र की टीमों की अगुवाई करते हैं। चटर्जी को इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन, शांति और सुरक्षा में 25 से ज्यादा सालों का अनुभव है। संगठन के अन्य पदों को संभालने के बाद हाल ही में श्री चटर्जी ने केन्या में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया था। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।